जय हिंद। आज के हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। niranjan_das.official अभी आप यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। हिंदी अखबार से शुरू करते हैं हिंदी अखबार का विश्लेषण रिव्यू। गुरुवार 22 दिसंबर 2022, पौष कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, विक्रम संवत 2079, पुण्याकांक्षा। फ्रेंड्स, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। खुश रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। कोरोना से जंग, गुजरात में 2 और उड़ीसा में 1 BF7 के केस मिले, सरकार ने जारी किया अलर्ट। भारत में नए चीनी वेरिएंट की दस्तक, कोरोना की सबसे अधिक जांच बिहार में, नीतीश। 8 लाख जांच, 10 लाख की आबादी पर बिहार में, देश में 6.5 लाख ही। बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का इस तरह का अपना दावा है। 10 लाख से अधिक देशों में BF7 वेरिएंट फैल चुका है। 131 नए केस कोरोना के मिले 24 घंटे में। राज्य ने उठाए कदम, चीन में बरपा रहा है कहर। नए वेरिएंट की वजह से कोरोना मरीजों की संख्या 85 से 95% तक इजाफा हुआ। अस्पतालों में बिस्तर की कमी हो गई है। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ भी कम पड़ गए हैं। दवा और ऑक्सीजन का भी संकट गहराने लगा है। चीन की बात है। क्या है BF7 वेरिएंट? इसमें संक्रमण की व्यापक क्षमता है, इसकी इंक्यूबेशन अवधि कम है, इनमें फिर से संक्रमण पैदा करने या उन लोगों को भी संक्रमित करने की उच्च क्षमता है जिन्हें टीका लगाया जा चुका है। सच पूछे तो बहुत ही खतरनाक वेरिएंट है फ्रेंड्स। जो वेरिएंट पुराना वेरिएंट था उससे 100 गुना ज़्यादा डेंजरस वेरिएंट है। जिनको टीका लग गया बिल्कुल सही, उन पे भी अटैक करता है, ये तेज़ी से अटैक करता है। चलिए नेक्स्ट क्या कुछ है। कोरोना की सबसे अधिक जांच बिहार में हो रही है। मुजफ्फरपुर CBI जांच करेंगे। लापता लड़कों के मामले की CBI जांच होगी। मुजफ्फरपुर में पिछले साल 16 फरवरी को सरस्वती पूजा पंडाल में 6 वर्षीय एक लड़की के लापता होने के मामले की जांच CBI ने अपने हाथों में ले ली। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। मोरबी हादसा, पुल रखरखाव से जुड़ी कंपनी को नोटिस। हम लोगों ने पहले भी बात किया था। मोरबी हादसा क्या था? बहुत पुरानी पुल थी, रखरखाव का जिम्मेदारी दिया गया था, फिर भी ये घटना घटी। सर्वाधिक अपराध वाले थानों में हर सप्ताह जाएंगे SP। अपराधियों को दोहराए एक जगह टिकने न दें, DGP का आदेश। छोटी छोटी गलतियों पर निलंबित नहीं होंगे थानेदार। पुलिसकर्मियों में आपसी समन्वय पर रहेगा जोर। कानून व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के लिए DGP ने उच्च स्तरीय बैठक की। सर्वाधिक अपराध वाले जिलों की जल्द दौरा करेंगे DGP। 2 या 3 हफ्ते में ज़्यादा अपराध वाले थानों में जाकर रोकने की रणनीति बनाए SP। BSF ने पंजाब सीमा पर पाक ड्रोन को मार गिराया। सुपौल से परीक्षा देने मधेपुरा जा रहे 3 छात्रों की हादसा में मौत हो गई है। देश के 247 जिलों में फैले ड्रग्स नेटवर्क खत्म करेंगे। 472 जिलों में फैले, देश के 472 जिलों में मादक पदार्थ से जुड़े नेटवर्क की पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि इस नेटवर्क से जुड़े किसी शख्स को नहीं बख्शा जाएगा। जिला स्तरीय नार्को समन्वय केंद्र NCORD स्थापित करेंगे। जिला स्तरीय नारकोटिक्स विभाग खोले जाएंगे। मानवाधिकार आयोग की टीम सिर्फ बिहार क्यों आई? CM। मुख्यमंत्री का सवाल, क्या शराब से मौत की घटना केवल बिहार में घटी? मणिपुर के नोनी में स्कूल बस पलटने से 7, पटना गया डोभी सड़क के सभी अतिक्रमण 2 दिन में हटाएं कोर्ट। 30 जून तक पूरा हो जाएगा NH का निर्माण। जहानाबाद व गया के DM SP को कोर्ट का आदेश दिया गया है कि 2 दिन में अतिक्रमण को हटाएं। रामजी राजा को पाक क्रिकेट बोर्ड से बर्खास्त किया गया। रमीज राजा को पर्याप्त मूर्ख व्यक्ति मिलते ही इस्तीफा दे दूंगा।
मस्क ट्विटर के सीईओ जल्द ही अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए इनका ऐलान भी किया है। मस्क ने ट्वीट में कहा कि जैसे ही उन्हें अपने पद के लिए कोई पर्याप्त मूर्ख व्यक्ति मिल जाएगा वह सोशल मीडिया कंपनी के मुख्य अधिकारी के पद से इस्तीफा दे देंगे। मस्क ने ट्वीट में कितना बड़ा हास्यास्पद बात है। एलन मस्क और ट्रोल होने वाले हैं, इनको ट्रोल किया जाए और ट्रोल किया जाए एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स। घने कोहरे ने रोकी रफ्तार, प्लेन ट्रेन बसें देर से चल रही है। भाजपा नेता बिहारी को अपमान कर रहे तेजस्वी, सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। कोरोना के चलते राज्य भर में 1.10 लाख दिव्यांग छात्रों को मिली यूनिक आईडी। बिहार में यूनिक आईडी मिल चुका है। चलिए बिहार प्रदेश से भी फिलहाल इतना ही। चलिए संपादकीय चलते हैं। संपादकीय क्या कुछ है। पहले 30% दुनिया बचा ले, पहले 30% दुनिया ही बचा ले। देविंदर शर्मा पूर्व कृषि विशेषज्ञ। कनाडा में COP15 की बैठक में एक ऐतिहासिक समझौते पर सहमति नहीं बनी है, बल्कि पहली बार लक्ष्यों की निगरानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 का समापन जिस समझौते के साथ हुआ मील का पत्थर साबित हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 का समापन जिस समझौते के साथ हुआ और मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस फ्रेमवर्क के तहत कुल 23 लक्ष्य तय किए गए हैं जो अल्पावधि के लिए हैं, जैसे साल 2030 तक दुनिया की कम से कम 30% जमीन, तटीय इलाकों, समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण करना। फिलहाल 17% भूमि और 8% समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण है। 30% पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करना, जैव विविधता के लहजे से अहम स्थानों पर नुकसान को शून्य करना आदि। ये तमाम उद्देश्य सुरक्षित भविष्य की मशाल है। चलिए हम लोग कुछ बातें यहाँ पे समझते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र की जैव विविधता सम्मेलन का ये 15वां सम्मेलन है COP15 जो कनाडा में संपन्न हुआ है। ठीक है, और संपन्न हुआ है उसमें क्या कुछ हुआ वो मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस फ्रेमवर्क के तहत कुल 23 लक्ष्य तय किए गए हैं जो अल्पावधि के लिए हैं। 23 लक्ष्य बिल्कुल छोटी अवधि के लिए है। जैसे साल 2030 तक दुनिया की कम से कम 30% जमीन, दुनिया की मतलब जितने भूभाग हैं उनका 30% जमीन, तटीय इलाकों, समुद्री तटीय इलाकों, समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण करना। फिलहाल 17% भूमि और 8% समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण हो रहा है। अब जो 30% जो हमें अब तटीय इलाकों, समुद्री इलाकों संरक्षण करना है। फिलहाल 17% भूमि जो 17% से बढ़ा के हमें 30% करना है और 8% समुद्री क्षेत्रों के संरक्षण से 17% तक करना है 2030 तक। ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जैव विविधता के लिहाज से अहम स्थानों पर नुकसान को शून्य करना आदि। ये तमाम उद्देश्य सुरक्षित भविष्य की मशाल है। देविंदर शर्मा कृषि वैज्ञानिक है। देखिए आगे और क्या है।
इनकी हमें सख्त जरूरत थी। दुनिया अभी जिस दौर से गुजर रही है इसे छठा सामूहिक विनाश कहा जा रहा है। इसका छठा सामूहिक विनाश कहा जा रहा है, मतलब इससे पहले 5 सामूहिक विनाश की योजनाएं बनाई जा चुकी है। इनका मतलब है कि आने वाले दिनों में जीव जंतुओं की 10 लाख प्रजातियां लुप्त होने वाली है। इससे पहले सामूहिक विनाश तब हुआ था जब धरती से डायनासोर का अंत हुआ था। जाहिर है जब हमारे आसपास जैव विविधता की इतनी बड़ी दुनिया खत्म होगी तो मानव अस्तित्व पर स्वाभाविक खतरा पैदा होगा। ठीक है, चलिए इनकी नज़र से हम लोग देखते हैं। पैदा हुआ COP15 के फ्रेमवर्क में लक्ष्य ही नहीं तय किए गए हैं बल्कि पहली बार उनकी निगरानी की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही जैव विविधता से संबंधित फंडिंग के लिए सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों निजी स्रोतों से हर साल $200 अरब जुटाने और विकासशील देशों को सालाना $30 अरब देने की बात भी कही गई है। मिट्टी और समंदर ही नहीं, इकोसिस्टम को बचाने की अनिवार्यता भी इसमें है। चूँकि यह समझौता लक्ष्य केंद्रित है इसलिए इसकी तुलना 2015 के पेरिस समझौते से भी हो रही है, जिसमें पूर्व औद्योगिक युग से दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लाने का लक्ष्य तय किया गया है। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन से बचाव को लेकर पहली बार एक ठोस लक्ष्य पेरिस में तय किया गया था, उसी तरह संजीदगी इस बार कनाडा में COP15 की बैठक में जैव विविधता को लेकर किया गया। वो क्या था? पर्यावरण COP पेरिस में हुआ था और ये जैव विविधता COP15 है। फ्रेंड्स, हम लोगों को डिटेल से चर्चा करनी भी चाहिए और कर भी रहा हूँ। – 2015 में हुआ था, पेरिस समझौता हुआ था, जलवायु पेरिस में हुआ था जलवायु समझौता 2015 में। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन से बचाव को लेकर पहली बार एक ठोस लक्ष्य पेरिस में तय किया गया था, उसी तरह की संजीदगी इस बार कनाडा में COP15 की बैठक में जैव विविधता को लेकर दिखी है। अच्छी बात यह भी है कि जैव विविधता सम्मेलन में हर साल दुनिया भर की सरकारों द्वारा दी जा रही 1.8 ट्रिलियन 18 खरब $1.8 ट्रिलियन की सब्सिडी को सालाना $500 अरब की दर से कम करने पर भी सहमति बनी है। इसका खाद्य और कृषि पर सीधा असर होगा। यह पर्यावरण अनुकूल खेती की राह प्रशस्त कर सकती है, यानी ऐसी खेती संभव हो सकेगी जिससे मिट्टी की पोषकता अक्षुण्ण रहेगी। पोषकता तो अक्षुण्ण रहेगी ही, इंसानी सेहत भी बनी रहेगी। इसके लिए समझौते में 2030 तक कीटनाशकों के इस्तेमाल को 50% घटाने की अनिवार्यता रखी गई है। इस पर कुछ देश सहमत नहीं है। सवाल यह है कि कुछ सरकारें आखिर क्यों कीटनाशकों या खाद्य कंपनियों की लॉबी की गिरफ्त में दिखती है। अगर वे इनको दरकिनार नहीं करेंगी तो सुरक्षित खाद्य तंत्र की ओर हम उतनी तेजी से नहीं बढ़ सकेंगे जितनी अपेक्षा की जा रही है। अपने यहाँ भी हमने देखा है कि जब जब कीटनाशकों पर सवाल उठा है, सरकारें उनके बचाव में उतर आती है। केरल में ही काजू के बागानों में एडोसल्फान कीटनाशक का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता था
और जब ग्रामीणों ने बीमारियों की वजह से इसका विरोध किया तो केंद्र सरकार इसका बचाव करने लगी थी। यहाँ तक कि स्टॉकहोम कन्वेंशन में जब इस पर प्रतिबंध लगाया गया तब भी हमारी सरकार नहीं चाहती थी कि इसका उपयोग बंद हो। हालांकि बाद में इसका इस्तेमाल बंद किया गया। अब अच्छी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की वकालत करते हैं, लिहाजा उम्मीद कर सकते हैं कि सब्सिडी न देकर जो रकम बचाई जाएगी, क्योंकि कृषि में मिलने वाली सब्सिडी का बड़ा हिस्सा कीटनाशक कंपनियों के पास जाता है, उसका इस्तेमाल टिकाऊ खेती के लिए होगा। जैव विविधता के लिहाज से भारत का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्थान है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा वैविध्य है, मगर सच यह है कि बीते कुछ वर्षों में विकास के नाम पर पर्यावरण की बलि ली गई है। छत्तीसगढ़ में ही कोयला खनन के नाम पर हजारों पेड़ काटने की बात चल रही है। अंडमान में विकास के नाम पर 8 लाख पेड़ काटे जाएंगे, जिसकी पूर्ति गुरुग्राम हरियाणा में वृक्षारोपण करके की जाएगी। क्या यह सही नीति है? हमें अपनी पारिस्थितिकी की कीमत पर ऐसा कथित विकास कार्यों से बचना चाहिए। हमें यह तय करना ही होगा कि ऐसे कार्यों से हम पर्यावरण को जितना नुकसान पहुंचा रहे हैं उसकी कीमत क्या है। कहीं यह तो नहीं कि खनन से जितना फ़ायदा हमें मिलेगा उससे कहीं कीमती परिस्थितियों को हम नष्ट कर रहे हैं। इसलिए इकोसिस्टम के मूल्य निर्धारण की व्यवस्था होनी चाहिए। हरित क्रांति के बाद ही जिस तरह से एकल कृषि को बढ़ावा मिला है उससे हमारी जैव विविधता को काफ़ी चोट पहुंचाई है। आज कपास की होने वाली 95% खेती बीटी कॉटन की हो रही है, जिस कारण कपास की अन्य प्रजातियाँ किसानों के लिए उपलब्ध हो गई है। जीएम फसल से आगे भी एकल कृषि को ही बढ़ावा मिलेगा। साफ है, हमें समग्रता में अपनी नीतियां बनानी होगी। विकास नीतियों में प्रकृति और पर्यावरण को सबसे ऊपर रखना होगा। यहीं पर COP15 बैठक में लक्ष्यों की निगरानी की बात महत्वपूर्ण बन जाती है, जिसमें वैश्विक व्यवस्था के तहत न सिर्फ वादा करना होगा बल्कि उसे पूरा करने की दिशा में काम भी करना होगा। इसमें स्थानीय प्रशासन भी जवाबदेह बन गए हैं, प्रशासन भी जवाबदेह बन गए हैं, यानी ग्लोबल से लोकल तक एक कड़ी बन गई है। यह धारणा अब बदलनी होगी कि हमें पेड़ नहीं विकास चाहिए। विकास का मतलब प्रकृति को खत्म करना नहीं बल्कि पारिस्थितिकी से संतुलन बनाते हुए तरक्की करना होना चाहिए। पर्यावरण पर गौर किए बिना किसी देश की अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती। हमें जब यह पता है कि दुनिया भर में ग्रीन हाउस गैसों का 34% हिस्सा कृषि से उत्सर्जित हो रहा हो तो हमें सुरक्षित खेती की तरफ बढ़ना ही होगा। जैव विविधता बचेगी तभी जलवायु परिवर्तनों की चुनौतियों का भी हम समाधान कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र शर्मा जी। मोस्ट VVI फ्रेंड्स, मोस्ट VVI पॉइंट्स हैं, इसे अवश्य एक नोट्स में दर्ज करें। हमारे चैनल से बार बार देखें। COP15 की इस पे बहुत कम आर्टिकल देखने को मिलती है। बहुत बहुत देवेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। महंगाई रोकने के लिए सरकार और RBI का दोहरा वार। बेरोजगारी की दर दिसंबर में महामारी वाले स्तर पर पहुंची। सेवा क्षेत्र की 77% कंपनियां भर्ती करेंगी। अवसरों में कमी आई है, 8% से भी ज़्यादा रही बेरोजगारी दर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी 18 दिसंबर को इकोनॉमी के मुताबिक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक 18 दिसंबर को खत्म हुए सप्ताह में शहरी क्षेत्रों में 11 और ग्रामीण क्षेत्रों में 8.4% रही। यही दर नवंबर में 7.6% थी। सेंसेक्स की हालत, कमोडिटी एंड करेंसी की हालत देख सकते हैं। ढाका में बल्लेबाजी की परीक्षा लेंगे स्पिनर्स।
रणजी ट्रॉफी। अक्षर पटेल सर्वश्रेष्ठ 98वें स्थान पर। अक्षर पटेल। बेकर बोले भूख क्या होती है, जेल में एहसास होगा। पूर्व विंबलडन खिलाड़ी उन्होंने कहा कि आप नहीं एक नंबर हो सकते हैं। तवांग पर सदन में तकरार जारी है। फ्रेंड्स, नेपाल के प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा बनेंगे दूसरी बार। दिमाग में तारों की तरह गुच्छा जितना मजबूत, गणित उतनी तेज। गणित उतनी तेज। गणित का कैलकुलेशन आपने देखा, वेरी इंटरेस्टिंग। साइंटिस्ट क्या क्या लेकर आते हैं। नीतीश बोले शराब से दूसरे राज्य में भी मौतें हैं। NHRC वो यहीं क्यों। खैर देखिए, ये सब पॉलिटिक्स है, वहाँ भी जाते होंगे, हमें तो पता नहीं है। अवश्य NHRC का काम है, जहाँ इस तरह की घटना होगी वहाँ छानबीन तो करना होगा। ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है। चीन में हालात बिगड़े, भारत में खतरा नहीं, क्योंकि यहाँ 90% आबादी इम्यून, 95% आबादी। फिर भी सतर्क रहें, सावधान रहें। अभिव्यक्ति भारत को अपनी ताकत को और बढ़ाने की ज़रूरत। मिनहाज मर्चेंट, चीन भारत को ऐसी उभरती हुई ताकत के रूप में देखता है, क्षमता से आगे बढ़ चुका है। बहुत इम्पोर्टेंट। जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इस और उपलब्धि को आंकना भूल होगी। कामकाजी आबादी बढ़ने का हमें लाभ नहीं मिलेगा। मस्ट भी है। समय थोड़ा सा कम है, मैं इसको ज़रूर कवर करता फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर देखें, पॉज करें, अवश्य पढ़ें, बिजनेस पास करें। लोन महंगे होने के आसार कम हैं। वर्ल्ड कप में सर्वाधिक 24% उलटफेर, शूटआउट में जताया अनुभव पर भरोसा। चार खिलाड़ियों 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। मूचा चोस गाने से अर्जेंटीना खिलाड़ी बुरा जोश। हार जीत के बाद ड्रेसिंग रूम में बजता था गाना, ताकि जोश दुगना हो सके। प्लेइंग 11 नहीं, प्लेइंग 15 देनी है। चीन देश खोलने पर उतारो, कामगारों से कर रहा संक्रमित हो तो भी काम पर लौटो। हालात चीन का दिन प्रतिदिन हम सभी जानते हैं। दिन प्रतिदिन बदतर होता जा रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी। वक्त है जेईई मेन की तैयारी को अंतिम रूप देने का। अवसर में देखें अवश्य, मैं अवसर को स्पेशली आपके लिए इसको पॉज करके अवश्य देखें। इसमें बहुत सारे कंटेंट्स हैं, तो आराम से छानबीन करके पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। जमीन विवाद में सहरसा सुपौल में 2 की हत्या। क्रिमिनल को दोहराए नहीं तो वो आपको दोहराएगा। DGP बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्रिमिनल को आप दोहराओगे नहीं तो वो आपको दोहरा देगा। क्या बात।
स्पोर्ट्स। दिल्ली की पकड़ मजबूत होता जा रहा है देश विदेश में। मान्य यात्रा रोकें, केंद्र ने राहुल को कहा कोविड नियम मान्य या यात्रा रोकें। चीन पर संसद में गतिरोध जारी है। धरती के लिए जैव विविधता आवश्यक है। अनिल प्रकाश जोशी। उपलब्ध आंकड़े और अध्ययन तो यह इंगित करते हैं कि 1 लाख से अधिक प्रजातियों का हमने खो दिया है। बिल्कुल, इसको बिल्कुल गहन अध्ययन इसको बारीकी से करें फ्रेंड्स। महान गणितज्ञ विचारक रामानुजन। राष्ट्रीय गणित दिवस नमन है और शुभकामनाएं हैं फ्रेंड्स। 22 दिसंबर उनके जन्म दिवस प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सबों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से फ्रेंड्स। ये आर्टिकल बिल्कुल कवर करें। मौलाना मजरुल हक के बारे में भी अवश्य देखें आप। बिल्कुल। दैनिक जागरण है। दूसरे राज्यों में शराब से मरने वालों को देखने क्यों नहीं जाती मानवाधिकार NHRC। मुख्यमंत्री का ऐसा स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। इतनी खिन्न जवाब बड़ी दुखदायी होता है। देश से कोरोना गया नहीं पर अभी डरने की जरूरत भी नहीं, मंडाविया। पाकिस्तान को आईना दिखाना जरूरी है। विवेक काटजू। भारतीय किसी भी देश द्वारा अपने निर्वाचित प्रधानमंत्री के विरुद्ध जैसे प्रलाप को कभी स्वीकार नहीं करेगा, जैसा बिलावल ने PM मोदी के खिलाफ किया है। देखिए कितना प्रासंगिक है आपके लिए ये आर्टिकल। खेल जगत। सड़कों पर 40 लाख प्रशंसक। हेलीकॉप्टर से निकाली टीम। हेलीकॉप्टर से टीम को निकाला गया। क्या बात है। चीन में अंत्येष्टि स्थलों पर लंबी लाइन लगी हुई है, जगह नहीं है। सशक्त आधार। फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुनिया के महानतम गणितज्ञों में से एक श्रीनिवास अयंगार रामानुजम। महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगार रामानुजम का जन्म 1887 में आज ही तमिलनाडु के ईरोड में हुआ था। गणित में गहरी रुचि की वजह से स्कूल के समय में कॉलेज स्तर के गणित हल करने लगे। 13 वर्ष की उम्र में प्रमेय लिखना शुरू किया। रामानुज के शोध कार्य से प्रभावित होकर 1914 में प्रोफेसर हार्डी ने उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बुला लिया। 1918 में रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। 26 अप्रैल 1920 को उनका निधन हो गया। रामानुज के लिखे हजारों समीकरण आज भी गणितज्ञों का मार्गदर्शन करते हैं।
थॉमस एडिसन के बल्बों से पहली बार सजाया गया क्रिसमस ट्री। 1882 में आज ही थॉमस एडिसन के सहयोगी एडवर्ड एच जॉनसन ने अपने घर के क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए एडिसन द्वारा बनाए बल्ब का इस्तेमाल किया था। इससे पहले क्रिसमस ट्री मोमबत्तियों से सजाया जाता था। रोशनी वाली क्रिसमस ट्री जल्द ही पूरी दुनिया में प्रचलित हो गई। मिट्टी ढोने के लिए रुड़की से पिरान के बीच चलाई गई भारत की पहली ट्रेन। 1851 में आज ही गंगा नहर के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री ढोने के लिए उत्तराखंड के रुड़की से पिरान कलियर के बीच भारत की पहली ट्रेन चलाई गई थी। 2 बोगियों वाली इस ट्रेन ने 10 किलोमीटर की दूरी 38 मिनट में तय की थी। इसके 2 साल बाद 1853 में मुंबई ठाणे के बीच पहली यात्री ट्रेन चली थी। फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्मदिवस है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे टीम की तरफ से। सेशन के अंत में फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जो व्यक्ति यह कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, वह वास्तव में व्यस्त कदापि नहीं है, बल्कि अस्त व्यस्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। सदा खुश रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामानुजम अय्यर श्रीनिवास गणितज्ञ हमारे महान विभूति को हमारा नमन हमारी टीम की तरफ से। सदा खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। सदा खुश रहें, हंसते रहिए।